हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था स्वप्रेरण। तो ये नाम से ही दोनों प्राप्त, इनके नाम से ही स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, यह अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन यानी सेल्फ, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें स्वयं किसी कुंडली में की जो कोई भी कुंडली है उसमें स्वयं की धारा परिवर्तन के कारण, किसी कुंडली में स्वयं कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, क्या उसकी स्वयं की धारा परिवर्तन के कारण, किसी कुंडली में स्वयं की धारा परिवर्तन के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की जो घटना है उसको हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। यानी किसी कुंडली में स्वयं की धारा परिवर्तन के कारण। लेकिन यहां पर अन्योन्य प्रेरण है म्यूचुअल, यानी अगर एक कुंडली है और उसके पास में कोई दूसरी हम कुंडली रखते हैं तो किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पास रखी अन्य किसी कुंडली में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पास स्थित किसी अन्य कुंडली में उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण किसी अन्य कुंडली में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और उसमें पहली कुंडली को हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, और दूसरी कुंडली को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली। अब यहां पर देखिए, आप इसको चित्र के माध्यम से समझिए कि जब हमने क्या किया, ये हमारी एक कुंडली थी जिसको हमने धारा नियंत्रक के कारण, धारा नियंत्रक के माध्यम से और बैटरी के माध्यम से, कुंजी के माध्यम से एक सर्किट में हमने इसको जोड़ा हुआ है, कुंडली है। तो अब इसके पास में हमने क्या किया, दूसरी कुंडली रखी जिसमें कोई बैटरी वगैरह हमने नहीं जोड़ी है, कोई बैटरी नहीं, उसमें केवल उसमें क्या है? एक धारा मान। जैसे ही हम इस कुंजी को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो इस प्राइमरी कॉइल में, इस पहली कुंडली में क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? इसमें चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं उत्पन्न होंगी और वो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जैसे ही पास रखी इस कॉइल से, इस कुंडली से पास होगी तो इसमें क्या होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यानी इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही इस कुंजी को ऑन करेंगे, ऑन करते ही इसमें धारा बहेगी, इस कुंडली में धारा के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिनको हम फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं, वे फ्लक्स रेखाएं पास रखी इस कुंडली के फेरों से गुजरेगी तो तुरंत इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि इसमें क्या है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, जबकि हम इसमें कोई बैटरी नहीं हो रही, केवल इसके कारण, पास रखी कुंडली के कारण। तो इसमें इस घटना को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और द्वितीयक कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अब लेंज के नियम के अनुसार आपने पढ़ा था, जब हमने फैराडे के 2 नियम बताए थे तो उसमें द्वितीयक नियम था लेंज का नियम। उसके अनुसार बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव ऐसी होती है कि वो अपने उत्पन्न होने का विरोध करती है। यानी जिस कारण से वह उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है। ये किस कारण से उत्पन्न हो रही है? इसमें जो फ्लक्स रेखाएं उत्पन्न हुई, इसमें क्या हुई? फ्लक्स रेखाएं उत्पन्न हुई। तो देखिए, ये मुख्य धारा है प्राथमिक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में क्या है? प्रेरित धारा है। तो इसकी दिशा क्या है? इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अपोजिट है, जो ये प्रदर्शित करती है, जो ये बताती है कि ये जो फ्लक्स रेखाएं यहाँ पर उत्पन्न हुई है
उन फ्लक्स रेखाओं के उत्पन्न होने का विरोध कर रही है। तो इसी तरह से आप इस दूसरे चित्र को भी देख सकते हैं कि जब हमने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया, हमने स्विच को ऑफ कर दिया, तो जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में, प्राथमिक कुंडली में जो धारा था उस धारा में क्या हो गया, वो धारा प्रवाहित होनी बंद हो गई। जैसे ही धारा प्रवाहित होनी बंद हुई तो इसका चुंबकीय क्षेत्र लुप्त हो गया, खत्म हो गया। यानी जो सेकेंडरी कॉइल में, जो प्राथमिक कॉइल की, प्राथमिक कुंडली की जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इसमें पास हो रही थी वो क्या हो गई, लुप्त हो गई। लुप्त हो गई तो इसमें जो द्वितीय कुंडली में जो धारामापी था उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, लेकिन पहले की अपेक्षा विपरीत दिशा में, पहले की अपेक्षा विपरीत दिशा में। यानी द्वितीय कुंडली में धारा, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वो पहले से दूसरी दिशा में उत्पन्न हुई। तो जो अब यहां पर क्या है, स्विच ऑफ होने से द्वितीय कुंडली में क्या हुई, जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या थी वो क्या हुई, लुप्त हुई, उनमें कमी आई, यानी वे लुप्त हो गई, शून्य हो गई। तो अब क्या कर रहा है, यहां पर देखिए प्रेरित धारा की दिशा उलट गई, जो इस बात को प्रदर्शित करती है, इस बात को हमें समझाती है कि अब ये फ्लक्स रेखाओं के लुप्त होने का विरोध कर रही है। तो यहां पर भी लेंज के नियम का पालन हुआ, यहां पर भी लेंज के नियम का पालन हुआ। तो इस तरह से हम अन्योन्य प्रेरण की घटना को समझ सकते हैं। तो ये जो इस तरह की जो घटना है, ये घटना होती है, कहलाती है अन्योन्य प्रेरण। यानी किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पास स्थित अन्य कुंडली में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसको हम, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। जैसे जैसे हम धारा के मान को धारा नियंत्रक के द्वारा परिवर्तित करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो प्राथमिक कॉइल में चुंबकीय फ्लक्सों की जो संख्या है वो परिवर्तित होगी, और वही परिवर्तन किसमें होगा, चुंबकीय द्वितीय कुंडली में, और द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा। तो इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना हम कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। जो सेल्फ इंडक्शन था, स्वप्रेरण था, वो भी क्या है, ये सारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो अब हम स्वप्रेरण गुणांक, अब हम स्वप्रेरण गुणांक की बात करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक नहीं, सॉरी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व यानी अन्योन्य प्रेरकत्व। अब अन्योन्य coefficient of mutual induction और इंडक्टेंस आपको पता है, अभी हमने मान लिया कि प्राथमिक कुंडली, अभी ये हमने आपको बताया था, चित्र तो बनाना ही पड़ेगा।
और इसमें जब हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे, इसमें धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही थी और इसमें इस तरह से, और ये इस तरह से इसमें फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो रहा था। इसमें अब इसमें क्या है, ये पी है, प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि प्राथमिक कुंडली धारा इसमें प्रवाहित की, माना इसमें धारा हमने कितनी प्रवाहित की, I प्रवाहित की, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N2 है, और द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितनी है, Φ2 है। प्रत्येक फेरे से, द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितनी है, Φ2 है। अब जब हम इसमें क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे। Φ2 क्या है, Φ2 है प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और वो भी क्या है, द्वितीय कुंडली में, और N2 क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। और अगर मैं N2 Φ2 की बात करूं, N2 Φ2 ये क्या है, कुंडली से, जो ये हमारी कुंडली है, कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली कौन सी कुंडली, द्वितीय कुंडली, या कुंडली S शॉर्ट में लिखते हैं, कुंडली S से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या है, द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स है। और आपको पता है कुल फ्लक्स, और इनको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिका। इनको हम दूसरे नाम से भी क्या जानते हैं, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। इनको हम फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। और आप जानते हैं कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, I की। इसको हम I1 कह देते हैं, तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है, आपने पढ़ा था कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, प्रवाहित धारा के। अब यहां पर अन्योन्य परिणन की घटना है, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन है। प्राथमिक धारा किसमें बह रही है, I प्राथमिक कुंडली में, और चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित धारा कहां पर उत्पन्न हो रही है, प्रेरित विद्युत वाहक पर कहां पर उत्पन्न हो रहा है, द्वितीय कुंडली में। यानी द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, वो किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। अब हमने मान लिया कि इसमें प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है, तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या है वो क्या होगी, वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर करेगी। इसलिए द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या अनुक्रमानुपाती होगी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, यानी N2 Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1।
अब N2 ∅2, अब हम क्या करेंगे, इसको अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, तो हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, और ये हो जाएगा M, और इस M को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंडक्शन और है, ऑफ नहीं, ये और है, और इंडक्टेंस, तो इसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। तो यहां से M की वैल्यू क्या आ जाएगी, M इक्वल टू आ जाएगा N2 ∅2 अपॉन I1। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इस तरह से जो है हम इसको निकाल लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक L का भी मात्रक क्या होता है, हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी क्या मात्रक होता है, हेनरी। इसका भी मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो इस तरह से जो है हम म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक को निकालते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो दो कुंडलियों के बीच, किन्हीं भी दो कुंडलियों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो क्या होता है, द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली में प्लस ग्रंथिकाओं की संख्या और प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का अनुपात होता है। यानी अगर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यानी इसको हम यहां पर कर लेते हैं, तो ये समझने की बात है यहां पर कि दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, वो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथि यानी I1। अब इफ यानी यदि I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 ∅2। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो दोनों कुंडलियों के बीच यानी प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के बीच उत्पन्न अन्योन्य प्रेरण गुणांक या इनका जो प्रेरण गुणांक होगा वो क्या होगा, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्याओं के बराबर होता है। या ये कहें कि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। अब यदि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो, कितना हो, E2 हो, तो किसके नियम से, फैराडे के नियम से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 डेल्टा ∅2 अपॉन डेल्टा टी। अब द्वितीयक में अब ये कितना आ जाएगा, माइनस डेल्टा N2 ∅2 अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब समीकरण 1 से देखिए, अगर मैं यहां से N2 ∅2 की वैल्यू निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, M I1। तो यहां पर रख देता हूं मैं, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 इक्वल टू माइनस डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, तो रीअरेंज करने पर माइनस M डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। यानी अगर मैं यहां से M की वैल्यू निकालूं, यहां से मैं M की वैल्यू निकालता हूं, तो M इक्वल टू आ जाता है माइनस
E2 अपॉन एम की और कितनी आएगी, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T। तो ये हो गया दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के पदों में। ये है फ्लक्स ग्रंथिकाओं के पदों में। यानी अब अगर मैं यहां पर कहूं कि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी अगर प्राथमिक कुंडली में, क्योंकि I1 है, अगर कैसे डिफाइन, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन M इक्वल टू हो जाएगा -E2। यानी कैसे डिफाइन करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में, कि अगर प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा परिवर्तन होता है, तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। या ये कहें कि अगर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा परिवर्तन होता है या किया जाए, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ये विद्युत वाहक बल के पदों में म्यूचुअल इंडक्टेंस है और ये फ्लक्स ग्रंथिताओं के पदों में। ये भी क्या होता है, एक हेनरी होता है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे इसका मात्रक हेनरी है, तो इसके पदों में हेनरी क्या हो जाएगा, 1 हेनरी। 1 हेनरी वही जो सेल्फ इंडक्टेंस में था, क्या 1 वॉट अपॉन 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। यानी 1 हेनरी जो होता है वो 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर पर सेकेंड के बराबर होता है। इस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्शन हम इसको निकाल लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस की कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसका मात्रक हमने इससे पहले जैसे हमने इसका मात्रक निकाला था, किसका, एल का मात्रक, सेम उसी तरह से इसका मात्रक निकाल लेंगे आप। और इसका जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र भी हमने जो स्वप्रेरक गुणांक के बारे में हमने एल का निकाला था, वही इसका भी होगा। तो इसको उसी तरह से आप निकाल लेंगे, बाकी मैंने बता दिया। अब इसमें क्या है कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरकत्व, अब अगर ये जो कुंडली है, ये कुंडली है, अगर हम इसमें लोहे की क्रॉड रख दें, इनके भीतर हम क्या कर दें, क्रॉड रख दें, तो क्रॉड का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इन कुंडलियों के बीच नरम लोहे की क्रॉड रख दें, तो क्रॉड रखने से क्या होगा, इन दोनों के बीच जो फ्लक्स रेखाएं हैं वो बढ़ जाएंगी और उससे क्या होगा, दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है उसका मान भी बढ़ जाता है। तो सिंपली सामान्य से आप क्या समझेंगे कि अगर हम इन कुंडलियों के बीच नरम लोहे की क्रॉड फंसा देते हैं, यानी ये कुंडली नरम लोहे की क्रॉड पर लपेटकर बनाई गई हो, तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इनका जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो बढ़ जाता है, वो इंप्रूव हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकाल लेते हैं और अन्योन्य प्रेरण की घटना को सीखते हैं।